हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत नियामक संस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5 संस्थाओं को कंप्लीट किया था, जिसमें यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ और नियामक संस्थाओं की चर्चा करते हैं। उसमें से एक प्रमुख संस्था है DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, या जिसे हम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो कहते हैं। ये भारतीय शिक्षा में इसका क्या काम है, भारतीय शिक्षा में ये किस शिक्षा को मॉनिटर करती है, किस शिक्षा का रेगुलेशन देखती है, इसकी पेरेंटल बॉडी क्या है, आज की चर्चा में, आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो या DEB का जो भारतीय शिक्षा में स्थान है वो है एक अपेक्स स्टैटरी बॉडी का इन रिलेशन टू डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात जो भारत में मुक्त शिक्षा है, जो ओपन एजुकेशन है या ओपन डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ODL कहते हैं। तो दिस इज द अपेक्स बॉडी, अपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ ODL एजुकेशन इन इंडिया, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि सभी नामों से संबोधित करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये है क्या, तो दिस इज अपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी, अपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ ODL एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी। और यहां पर ODL का मतलब क्या है कि ODL एजुकेशन है क्या। एक्चुअल में ODL एजुकेशन का मतलब है यहां पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो भारत में जो मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम से युक्त शिक्षा है, जो ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन एजुकेशन सिस्टम है, तो वो जो ODL होती है, यानी जिसे हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, तो भारत में मुक्त शिक्षा की या दूरस्थ शिक्षा की, इसीलिए इसको दूरस्थ हम शिक्षा ब्यूरो कह रहे हैं। तो DEB भारत में दूरस्थ शिक्षा की सर्वोच्च स्वायत्त संस्था है। एक स्टूडेंट ने लास्ट क्लास पर पूछा कि ये ऑटोनॉमस का, स्टैटरी का और अपेक्स का क्या मतलब होता है गाइस। तो अपेक्स का मतलब है सर्वोच्च संस्था, ऑटोनॉमस का मतलब है एक तरीके से स्वायत्त संस्था, अर्थात ऐसी संस्था जिस पर किसी दूसरी संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो संस्था का अपना सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ उसका अपना एक वर्किंग होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप या सरकार से संबंधित किसी दूसरी संस्था का उसके क्रियाकलापों में, उसकी कार्य प्रणालियों में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी बात, स्टैटरी बॉडी का जो मतलब होता है वो होता है संवैधिक संस्था, अर्थात जिस संस्था को संसद में किसी कानून के द्वारा, संसद में पारित किसी अधिनियम के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा अस्तित्व में जो है लाया जाता है, तो ऐसी संस्था को हम संवैधिक संस्था कहते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर 2 तरह की संस्थाओं की चर्चा होती है, एक संवैधानिक संस्था और एक संवैधिक संस्था। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिस संस्था के गठन का, जिस संस्था के निर्माण का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी अनुभाग या किसी आर्टिकल के अंतर्गत होता है। लेकिन संवैधिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन भारतीय संसद में पारित एक कानून के द्वारा, एक अधिनियम के द्वारा उसे कानूनी संस्था का, उसे एक लीगल बॉडी का एक तमगा मिलता है, एक उसका जो है उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है। तो इसी संस्था को हम संवैधिक संस्था कहते हैं। तो संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज formulated from the provision of Indian constitutions, and statutory body is originated from the
मेकिंग ऑफ एक्ट इन इंडियन पार्लियामेंट। क्लियर? तो ये क्या है, भारत में ओडीएल की एक क्या है, एक स्वायत्त और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पर स्टैट्यूटरी शब्द भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं जरा इसके गठन के बारे में, या इसकी स्थापना कब होती है और इस संस्था को बनाने का रिकमेंडेशन किसने दिया था। तो गाइस पहली चीज तो इसका रिकमेंडेशन हम देख लें कि इसको रिकमेंड किसने किया था। तो अगर हम इसके सुझाव के बारे में बात करें तो इसका गठन का सुझाव जो दिया था वो था इग्नू ने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिया था, और वो दिया था थ्रू इग्नू एक्ट 1985 के थ्रू। तो 1885 का जो इग्नू अधिनियम था, जहां पर 1985 में इग्नू का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती, उसी ने भारत में इस तरह की एक जो है स्वायत्त संस्था के जो है गठन की बात की। अब इस संस्था के गठन का सुझाव 1985 में आता है, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? तो इसकी स्थापना होती है 1991 में, यानी 1991, और उस समय जब स्थापना होती है तो उसका नाम होता है एज DEC, मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के नाम से उसकी स्थापना होती है एज DEC। जब 1991 में इसकी स्थापना होती है तो उस समय इसका नाम दूरस्थ शिक्षा परिषद था। रिनेम्ड, इसका नामकरण कब होता है? रिनेम्ड होती है 2012 में एज DEB, और 2012 में इसका नाम जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कर दिया जाता है। इसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो है हमारी UGC, यानी ये UGC से क्या है, एफिलिएटेड है, यानी UGC का एक अंग है। ध्यान रखें कि जब ये DEC थी तो ये इग्नू के अंतर्गत काम करती थी, और जो इसके चेयरमैन होते थे, वो चेयरमैन जो होते थे वो इग्नू का जो वाइस चांसलर होता था वही डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन कहलाता था। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता था वही डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन होता था। लेकिन जब 2012 से इसे इग्नू से हटा करके UGC से अटैच्ड कर दिया गया, यानी यहाँ पर इसको हम अटैच्ड कह सकते हैं, एफिलिएटेड ना कह करके अटैच्ड कह देते हैं। तो UGC से जब ये अटैच्ड हुई तो फिर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ MHRD है या ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ UGC है, सॉरी, वो इसके चेयरमैन कहलाने लगे, और अविचल जो कुमार हैं IAS, वो इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो कई बार डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के चेयरमैन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वो प्रश्न उस समय पूछे गए जब इसके जो चेयरमैन होते थे वो होते थे इग्नू के वाइस चांसलर। लेकिन गाइस इस बात का ध्यान रखें कि 2012 से जब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का नाम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो किया गया, उसके बाद से ये संस्था का जो चेयरमैन है वो UGC का ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, और जो इस समय अविचल कुमार हैं इसके चेयरमैन के रूप में। पहले इसकी जो पेरेंटल बॉडी होती थी 2012 के पहले, वो होती थी युग्नू। तो 1991 से 2012 तक ये संस्था जो थी वो इग्नू से अटैच्ड थी, और लेकिन 2012 के बाद ये जो संस्था है वो UGC से अटैच्ड हो गई है, और UGC के ज्वाइंट सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की, या इसके गठन प्रक्रिया की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब इसका गठन कैसे होता है, या इसकी गठन पृष्ठभूमि क्या है, जरा इसको देखें हम लोग यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसका हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर बैकग्राउंड देखें तो थोड़ा सा पीछे से चर्चा हमें शुरू करनी पड़ेगी। अगर हम भारत में डिस्टेंस एजुकेशन की स्टार्टिंग करें तो होती क्या है, स्टार्टिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया
फ्रॉम 1962। यानी भारत में अगर दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की जाए तो 1962 से होती है। कब? एज अ पायलट प्रोजेक्ट, एज अ पायलट प्रोजेक्ट at UG level in Delhi यूनिवर्सिटी। तो भारत में अगर दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की औपचारिक शुरुआत देखी जाए तो वो होती 1962 में, जब स्नातक स्तर पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये भारत में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत थी। फिर अगर हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में अलग एक और जो है महत्वपूर्ण जो है अचीवमेंट्स देखें तो इन 1982 establish first open university of India, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की पहली जो है वो दूरस्थ या मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना होती है और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। तो हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में भारत का जो है वो पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला जाता है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन 1982। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो होता है इन 1985 और होता क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इग्नू। और 1985 में इग्नू की स्थापना होती है और इग्नू ने ही फिर जब इग्नू की स्थापना होती है तो उसी समय इग्नू ने भारत में मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के नियामक के लिए, दूरस्थ शिक्षा के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र संस्थान की जो है गठन की सिफारिश की। और फिर उसी परिप्रेक्ष्य में 1991 में भारत सरकार ने इग्नू से ही अटैच्ड करके डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की और इस तरीके से भारत में जो दूरस्थ शिक्षा की एक अपेक्स बॉडी है उसका अस्तित्व साकार हुआ, उसका अस्तित्व सामने आया। अब हम इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में बात कर ले जरा। तो फंक्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे चूंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित है। तो डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो यही संस्था देगी। तो सबसे पहला अगर हम कार्य देखें तो वो है एफिलिएशन ऑफ ओडीएल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अर्थात भारत में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित जितने भी संस्थान हैं सभी संस्थानों को संबद्धता देना या उनको मान्यता देना पहला काम, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो चाहे वो कॉलेजेस हो। तो जितने भी ओडीएल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी ओडीएल इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएट करना पहला इसका काम है। दूसरा, प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ओडीएल इन इंडिया। अर्थात भारत में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली का विस्तार करना एवं उसका समन्वय करना। तीसरा अगर हम बात करें तो है मेंटेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ओडीएल। यानी जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है उसके मानक एवं मानकों का जो है वो
उसको बनाए रखना, उनको स्टैंडर्ड रखना, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। चौथा अगर हम बात करें तो डेवलप e-content and study material फॉर ODL, यानी ODL के लिए आजकल e-content की बात होती है, और स्टडी मटेरियल उसके लिए अधिगम सामग्री का विकास करना। और पांचवा और अंतिम कार्य के रूप में हम कह सकते हैं तो पब्लिश एनुअल रिपोर्ट एंड जर्नल्स रिलेटेड टू ODL। ODL से संबंधित जो है एक वार्षिक प्रतिवेदन और उसके संबंधित जो है शोध जर्नल्स का प्रकाशन करना भी ODL के प्रमुख कार्यों में आता है, DEB के प्रमुख कार्यों में आता है। तो बहुत छोटी जानकारियां हैं संस्था के अंतर्गत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये ODL है क्या, जिस तरीके से अगर हमने NCT की बात की, NCT टीचर एजुकेशन की सर्वोच्च संस्था है, AICTE टेक्निकल एजुकेशन की सर्वोच्च संस्था है, RCI स्पेशल एजुकेशन की सर्वोच्च संस्था है, तो वैसे ही DEB डिस्टेंस एजुकेशन की या ODL की सर्वोच्च संस्था है भारत के अंतर्गत। इसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो UGC है, 2012 के पहले IGNOU हुआ करती थी, और इसका वर्तमान नाम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। इसका पहला जो नाम था वो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है। तो बहुत सारे लोग इसको अभी भी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसका जो नाम है वो है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो UGC की एक जो है एक बॉडी के रूप में, एक अंग के रूप में कार्य करती है। और UGC के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं वही इस संस्था के चेयरमैन हैं, और पहले इस संस्था के चेयरमैन IGNOU का वाइस चांसलर हुआ करता था। तो ये थी DEB के बारे में गाइस चर्चा। इसके बाद हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उस संस्था का नाम है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमारी 7वीं संस्था है CBSE। CBSE अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन यानी हम इसको कह सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका नाम होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ध्यान रखें कि परिषद शब्द नहीं है इसके सामने, तो ये क्या है, बोर्ड है। तो अब CBSE क्या है, यानी CBSE का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बहुत सारे ये नाम आप सुनते रहे हैं, बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। अब ये है क्या, पहली चीज तो ये जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें, यानी दिस इज है क्या, यानी एक लाइन में अगर पूछा जाए तो दिस इज अ इंटरनेशनल लेवल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन in India for public and private schools। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। यानी सबसे पहली क्या चीज है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्या है,
बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हमसे अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, तो हम क्या बताएंगे? तो हम कहेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है? एक स्कूल बोर्ड है, यानी एक विद्यालयी शिक्षा का बोर्ड है। जैसे यूपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड होता है, वैसे ही सीबीएसई बोर्ड है। और बोर्ड कहाँ पर काम करते हैं? जैसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, उसी तरह से जो भारत में स्कूल एजुकेशन है, तो स्कूल एजुकेशन का जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो बोर्ड होती है, और जो हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी होती है वो यूनिवर्सिटी होती है। तो जो महत्व महाविद्यालय उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों का है, वही महत्व विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत बोर्ड्स का है। अब चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो नेशनल बोर्ड हो, चाहे वो इंटरनेशनल बोर्ड हो। तो सीबीएसई है क्या? सीबीएसई एक विद्यालय शिक्षा का एक स्वतंत्र बोर्ड है। अब कैसा बोर्ड है? क्या ये राष्ट्रीय बोर्ड है? तो बिल्कुल ये अंतरराष्ट्रीय बोर्ड है। अब इंटरनेशनल लेवल का ये बोर्ड है। पहली बात, कुछ लोग सीबीएसई को नेशनल लेवल का बोर्ड मानते हैं, लेकिन गाइस ध्यान रखिए कि सीबीएसई आज के समय में राष्ट्रीय स्तर का एक स्कूल बोर्ड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल बोर्ड है। अब इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बोर्ड होने का सेंस ये है कि सीबीएसई से जो एफिलेटेड स्कूल हैं वो केवल इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर नहीं है, बल्कि यूरोप तक में है। तो इंडिया के बाहर भी, यूरोप में और एशिया में भी इसके 25 से अधिक जो है वो संस्थान संचालित हो रहे हैं। तो भारत का एक तरीके से है भारत का, लेकिन अब ये ग्लोबल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बन चुका है। तो ग्लोबल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विदेशों में भी, अमेरिका में भी, श्रीलंका में भी, म्यांमार में भी, इंग्लैंड में भी, इसके ऑस्ट्रेलिया में भी इसके से संबद्ध जो है विद्यालय अब संचालित होने लगे हैं। तो ये एक तरीके के भारत का जो है पहला एक स्कूल एजुकेशन का ये ग्लोबल बोर्ड बन रहा है धीरे धीरे, और नित्य प्रतिदिन इसमें जो है वो विस्तार आ रहा है। और दूसरा बात है कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों स्कूल्स, अब इससे जो एफिलिएशन मिलता है तो वो सरकारी विद्यालयों को भी मिलता है और निजी विद्यालयों को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई जो है वो केवल प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, बल्कि सीबीएसई से संबद्ध प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक स्कूल्स भी हैं, अर्थात गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। तो हमसे कोई व्यक्ति कहेगा, पूछे कि भाई सीबीएसई क्या है, तो हम कहेंगे कि सीबीएसई भारत का इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल बोर्ड है जो प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स को संबद्धता प्रदान करता है। या यूं कह लीजिए कि सीबीएसई इज अ इंटरनेशनल लेवल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स। चलिए अब इसके गठन के बारे में, यानी कुछ महत्वपूर्ण बातों जो है इसके गठन, इसके विस्तार और इसका जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो कब आया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो जो इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, यानी इसकी जो स्थापना होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना होती है 1952 में। फिर इसका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आता है वर्तमान स्वरूप जो आता है वो आता है 1962 में। फिर इसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जिसको हम MHRD अभी तक कहते थे। और इसके जो चेयरमैन है वो है मनोज आहूजा जी, जो एक IAS है। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो मनोज आहूजा जी हैं। और यहाँ पर ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि सीबीएसई की जो स्थापना होती है वो होती है 1952 में।
सीबीएसई का जो वर्तमान स्वरूप सामने आता है वो आता है 1962 में, यानी 10 वर्ष बाद। ये इसकी जो अभिभावक संस्था है वो है शिक्षा मंत्रालय, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है मनोज आहूजा जी। अब इसके बाद हमें जानना है कि इसका गठन कैसे हुआ, ये अस्तित्व में कैसे है, यानी इसकी गठन पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सीबीएसई जो हमको प्राप्त हुई वो किस प्रक्रिया के द्वारा और कैसे कैसे करके प्राप्त हुई। क्योंकि 1952 का जो समय है वो आज़ादी के लगभग जो है समकक्ष समय है, वो आज़ादी वही हमें मिली हुई थी, उसको कुछ वर्ष ही बीते थे तभी ये संस्था अस्तित्व में आ गई। तो हम इसकी गठन पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत में अगर हम विद्यालय शिक्षा के बारे में बात करते हैं और विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो है वो संस्थाओं के गठन और उनके परिमार्जन और संवर्धन के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जो हमको एक ज्योति या किरण दिखलाई पड़ती है वो दिखलाई पड़ती है 1921 में। और 1921 में क्या होता है, इस्टेब्लिश फर्स्ट बोर्ड, establish first board of school education, first board of school education in India। भारत में 1921 में क्या हुआ, विद्यालय शिक्षा का पहला बोर्ड स्थापित हुआ और वो बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड। यानी in 1921 established first board of school education in India as यूपी बोर्ड। यानी 1921 में भारत में विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो है वो पहली संस्था अर्थात यूपी बोर्ड की स्थापना की जाती है। अब इसके बाद वर्ष आता है 1929 का, और 1929 में क्या होता है, स्टैब्लिश, क्योंकि ये ब्रिटिश काल ही है, स्टैब्लिश या इसको हम स्टैब्लिश्ड कह सकते हैं, स्टैब्लिश्ड कंबाइंड बोर्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी विद्यालय शिक्षा का एक संयुक्त बोर्ड गठित किया गया, उसकी स्थापना की गई, यानी कंबाइंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और उस बोर्ड का नाम रखा गया नेम एज, और उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपुताना, ये नाम था उसका। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 1929 में विद्यालय शिक्षा का एक संयुक्त बोर्ड, जिसे हम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना के नाम से जानते थे, इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीता और भारत के जो दूसरे राज्य थे या दूसरे प्रांत थे, उन्होंने अपने अपने अलग अलग जो है वो स्टेट स्कूल बोर्ड ओपन किए। जैसे यूपी ने अपना स्टेट बोर्ड ओपन किया, इसी तरीके से बिहार ने, आंध्र प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने, भारत की जितनी भी स्टेट्स थी सब ने अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बोर्ड्स एस्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। तो आजादी के समय तक क्या हुआ, बहुत सारे जो है वो स्टेट बोर्ड आ चुके थे। हुआ क्या, आजादी के बाद जब बहुत सारे स्टेट बोर्ड स्थापित हो चुके, तो फिर 1952 में क्या किया गया, जो ये बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन था, इसको लिमिट कर दिया गया, यानी इसका जो विस्तार था
इसका जो कार्यक्षेत्र था उसको सीमित कर दिया गया और उसको जो है वो अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश तक सीमित कर दिया गया। और इसी का नाम जो यानी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना का ही नाम है। यानी इसको क्या कर दिया गया, यहां पर रीनेम्ड एज CBSE। इसका नाम ही उस समय CBSE कर दिया गया और इसको लिमिटेड कहां पर कर दिया गया, लिमिटेड इनटू भोपाल, अजमेर एंड विंध्य प्रदेश। ये इतनी जगह तक इसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया और इसका नाम क्या है, CBSE कर दिया गया। और इन 1962 फाइनली जो है एक तरीके से हम कहें फाइनली रिकॉन्स्टिट्यूटेड CBSE और फिर 1962 में इसका एक अंतिम रूप से जो है वो निर्माण किया गया, इसका वर्तमान स्वरूप लाया गया। तो उसका वर्तमान अस्तित्व आया वो 1962 में आया, लेकिन इसका नामकरण जो है वो 1952 में CBSE हो गया था, जब बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना का नाम CBSE कर दिया गया। तो इसकी जो नींव पड़ी वो 1929 में पड़ी, क्योंकि 1929 में ही 1929 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना का नाम की स्थापना हो चुकी थी और आज़ादी के बाद इसी बोर्ड का नाम बदल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर दिया गया और 1962 में इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया। इसकी जो है पुनर्स्थापना की जाती है और इसके संविधान और इसके स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव करके इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये इसकी गठन पृष्ठभूमि थी। तो भारत में विद्यालय शिक्षा की अगर बात करें और पहले बोर्ड की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का पहला स्कूल बोर्ड जो है यूपी बोर्ड है, वो सबसे पुराना है, यानी लगभग जो है 99 वर्ष हो चुके हैं और शताब्दी वर्ष इसका हम अगले वर्ष मनाएंगे, यानी 1921 में और 2021 आने वाला है। फिर CBSE 2029 में इसकी नींव पड़ी, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट जो बोर्ड राजपूताना के नाम से, और फिर 1952 में इसका नाम CBSE हो गया और 62 में इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया, फिर से इसकी जो है पुनर्संरचना की गई। अब इसके बाद हम आते हैं इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में। तो अगर हम इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में बात करें तो इसके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, उसके सहित 9 इसके रीजनल सेंटर्स हैं। तो इसके रीजनल सेंटर्स 9 हैं, जिसमें से सबसे पहला जो इसका हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली। तो CBSE का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, लेकिन अब इसके रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं जरा हम देखें। तो सबसे पहले अजमेर, दूसरा सेंटर है वो है प्रयागराज, यानी जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। तीसरा जो सेंटर है वो है गुवाहाटी। चौथा जो सेंटर है वो है भुवनेश्वर। पांचवा जो सेंटर है वो है चेन्नई। और छठा जो सेंटर है वो है देहरादून। सातवां जो सेंटर है वो है पटना। आठवां जो सेंटर है वो है पंचकुला। और नौवां और आखिरी सेंटर जो है वो है त्रिवेंद्रम। तो ये इसके 9 जो है वो रीजनल सेंटर है नई दिल्ली में मुख्यालय सहित। तो CBSE ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के तहत 1962 से अलग अलग समय पर
भारत के अलग अलग अनुक्षेत्रों में, रीजन्स में, अनुभागों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खुले और वर्तमान में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है वो है 9, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित। अब हम इसके कार्यों के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो कार्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें इसके, तो भारत में जो स्कूल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, या पूरे कंट्री के अंदर जो स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको रेज करना, उसको मेंटेन करने की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सीबीएसई की। तो सबसे पहला अगर हम इसके फंक्शंस की चर्चा करें तो बहुत सारे फंक्शंस निकल करके आएंगे। सबसे पहला है फंक्शन मेंटेन, या सबसे पहला फंक्शन रेज एकेडमिक स्कूल लेवल एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। स्कूल लेवल एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन कंट्री। भारत में स्कूल लेवल पर जो एक शैक्षिक मानक है उनको बढ़ावा देना या उनको स्टैंड करना। दूसरा, एफिलिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशंस। जो विद्यालय स्तर के संस्थान है उनको उनका संबद्धता देना, और दोनों तरीके के, पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थानों को। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो है रिफॉर्म एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। तो परीक्षा प्रणाली, चाहे हम सीसी के बारे में बात करें तो सीसी का विकास सीबीएसई ने किया, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवैल्यूएशन। तो परीक्षा प्रणाली में सुधार, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हेतु जो है सुधार करना भी सीबीएसई का काम है। इसके अलावा है to organize various capacity building and empowerment program programs for update प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति या पेशेवर उन्नति के लिए तमाम तरह के क्षमता जो है और तमाम तरह के जो है वो संवर्धन प्रोग्राम, क्षमता निर्माण प्रोग्राम और संवर्धन प्रोग्राम, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो सेमिनार्स हो, इन सब का आयोजन कराना। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय, केवीएस, केजीवीएस यानी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उनका संचालन करना। और एक आखिरी बात ध्यान रखें यहाँ पर, सीबीएसई जो है फॉलो ओनली एनसीईआरटी करिकुलम
इन स्कूल एजुकेशन। तो एनसीईआरटी को ही, एनसीईआरटी करिकुलम को ही जो है वो सीबीएसई फॉलो करता है। इस बात का ध्यान रखें कि चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, एनसीईआरटी पैटर्न को ही, एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करता है सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या अंग्रेजी माध्यम का। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्कूल संचालित होते हैं सीबीएसई से एफिलेटेड, सीबीएसई से संबद्ध, लेकिन वो चाहे जिस स्तर का, चाहे जिस माध्यम का विद्यालय हो, उसमें एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसको ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और चूंकि एक अंतिम कार्य के रूप में अगर हम देखें तो वो भारत में जो है, चूंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बोर्ड है और विदेशों में भी, यूरोप में भी, एशिया में के दूसरे देशों में भी सीबीएसई से संबद्ध स्कूल संचालित हैं, तो एक तरीके से जो ग्लोबलाइज करना है इंडियन स्कूल जो स्ट्रक्चर है, इंडियन स्कूल एजुकेशंस को पॉपुलराइज करना, उसको ग्लोबलाइज करना भी हम इसके कार्यों के अंतर्गत जो है वो जोड़ सकते हैं। और अभी तक जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाएं होती थी, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, उसका भी एनटीए की स्थापना से पहले जो आयोजन था वो सीबीएसई कराता था। एनटीए के पहले नीट की जो परीक्षा आयोजित होती थी वो भी सीबीएसई कराता था। तो एनटीए की स्थापना से पहले भारत में परीक्षा को लेकर के, तो जो हमने यहाँ पर बात की है कि रिफॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, तो इसमें आप भले ही एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना के पश्चात इसमें इसके बहुत सारे कार्य जो है इससे जो है वो ले लिए गए, वापस कार्यमुक्त हो गई ये संस्था, लेकिन एनटीए के पहले भारत में परीक्षा जो है राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता के साथ परीक्षा आयोजित कराने वाली सर्वोच्च संस्था थी। और अभी भी जो नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या जिसको हम सेट कहते हैं, सीटीटी कहते हैं, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका भी आयोजन यहाँ पर कराती। तो अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो जो सीटेट का एग्जाम है, तो सीटेट का एग्जाम आज भी ये संस्था कराती है। नीट का एग्जाम भी कराती थी, लेकिन अब वो अलग बात है कि एनटीए के बाद इससे वो सारे कार्यदायित्व वापस ले लिए गए। तो ये क्या है, भारत में जितने भी स्कूल एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक्टिविटीज हैं, तो उनको मेंटेन रखना, उनका जो है इवैल्यूएशन करना, उनको मॉनिटर करना, तो एक तरीके से रेगुलेशन एंड मॉनिटर ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज ऑफ स्कूल एजुकेशन। फिर एफिलिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड वेरियस कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पर कि जो व्यावसायिक उन्नति के लिए जैसे सेमिनार्स है, वर्कशॉप है, सिंपोजियम है, रिफ्रेशर कोर्सेज है, तो टीचर्स के लिए तमाम तरह के जो है वो प्रोफेशनल अपडेशंस के लिए तमाम तरह के जो है एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करती है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का जो संचालन है वो भी ये सफलतापूर्वक सीबीएसई करता है। और एक ध्यान रखें कि सीबीएसई केवल जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। तो गाइस, आज हम लोग यहीं तक अपनी चर्चा रखते हैं। अगली क्लास पे कुछ और नियामक संस्थाओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।